हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ेंगे। एक सर्किट हम बता चुके थे एलआर सर्किट, और आज हम लोग जो सर्किट सीखने वाले हैं सेकेंड सर्किट है वो है सीआर सर्किट। यानी हेडिंग आपकी पड़ेगी जब परिपथ में धारिता सी तथा प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में हूँ। ध्यान से इस चीज़ को समझना। हम फेजर डायग्राम बना दिए थे, अगर वो आप वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। जो पहली सर्किट थी एलआर सर्किट उसकी भी। अब ध्यान से समझिए, जब हम इसका फेजर डायग्राम खींचेंगे तो हमने आपको फेजर डायग्राम में आपको बताया था कि जब कोई प्रतिरोध रहता है किसी भी सर्किट में तो उसका जो फेजर डायग्राम जाता है, यानी उसमें जो धारा और वोल्टेज का जो ग्राफ होता है दोनों समान कला में होता है। अगर मान लें हम कि वोल्टेज प्रतिरोध में वी आर ऐसे जा रहा है और आई भी ऐसे है, और सी यानी धारिता का जो फेजर डायग्राम था उसमें वोल्टेज जो था धारा से पश्चगामी था, यानी उसमें धारा अग्रगामी थी। तो पश्चगामी वोल्टेज था, तो मान लीजिए वीसी वोल्टेज इधर की तरफ है, धारा से 90 डिग्री पश्चगामी है। धारा से 90 डिग्री पश्चगामी हमने दिखा दिया। अब मान लीजिए जो इन दोनों का नेट होगा वो इसके बीच से बिल्कुल जाएगा। मान लीजिए कि वी वोल्टेज यहाँ से बीच से ऐसे चला गया। अगर हम यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें तो जितनी दूरी ये यहाँ पे वी आर चली है तो ये भी वी आर हो जाएगी, और ये वी सी पहले से ही है यहाँ से यहाँ तक। ध्यान से समझिए, हम पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस की थ्योरम होती क्या है तो ध्यान से समझिएगा। ये 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा लंब होगा, और ये कर्ण होगा, ये लंब, और ये आधार होगा। ध्यान से समझिएगा क्या होता क्या है। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू, यानी वी स्क्वायर इक्वल टू वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। हमने एक फार्मूला पढ़ा है V बराबर आई इंटू आर, यानी रेजिस्टेंस ये होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो धारिता दी गई है। सॉरी, परिपथ हम अभी बनाए नहीं है, ध्यान से देखिए परिपथ कैसे बनता है। ये संधारित्र हो गया और ये प्रतिरोध हो गया। यहाँ से प्रत्यावर्ती धारा है, इसका जो समीकरण V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये C हो गया, ये R हो गया। इसके सिरों पे वोल्टेज VC और इसके सिरों पे वोल्टेज VR हो गया। अब ध्यान से समझिएगा होता क्या है कि इसमें तो ये C दिया है, यानी संधारित्र दिया है। संधारित्र का वोल्टेज जो होता है वो होता है XC, उसको XC से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी धारिता का प्रतिरोध नहीं होता है, इसका प्रतिबाधा होता है, और प्रतिबाधा को डिनोट किया जाता है XC से। अगर हम इसको ऐसे करें, यानी वी स्क्वायर इक्वल टू वोल्टेज कितना बना होगा तो आई इंटू आर, यानी आर जो था वो प्रतिरोध था, यानी आई स्क्वायर XC स्क्वायर हो जाएगा। वी आर था तो वी आर यानी रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में आई इंटू आर ही होता है, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर। वी स्क्वायर इक्वल टू दोनों में से आई स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया, तो बचा कितना XC का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। वी बराबर ये स्क्वायर इधर भेजेंगे तो अंडर रूट ऐसे ले लेगा, और अंडर रूट में से आई स्क्वायर है तो आई बाहर निकल के आएगा अंडर रूट से बाहर, और अंडर रूट में बचेगा XC स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस आई को जब बटे में हम करेंगे, यानी वी अपन आई करेंगे XC स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, XC स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वी अपन आई यहाँ से देखिए, वी अपन आई यानी आर इक्वल टू होता है वी अपन आई, यानी प्रतिरोध के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि धारिता और प्रतिरोध दोनों हैं, तो अब इसको संयुक्त रूप से क्या कहेंगे, प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा को जेड से डिनोट किया जाता है। प्रतिबाधा जेड बराबर होगा कितना,
अंडर रूट एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये प्रतिबाधा का फार्मूला हो गया। चूँकि एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी, तो यहाँ पे जब हम एक्स सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी पुट करते हैं उस टाइम पे जो हमें मिलता है यानी जेड इक्वल टू अंडर रूट 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फार्मूला भी मिलता है। यानी ये कब लगेगा, जब रोटेशन आपको दिया रहेगा यानी ओमेगा की वैल्यू आपको मालूम रहेगी, चक्करों की संख्या, तब आप ये काम कर सकते हैं। अब सी आर परिपथ के लिए कलांतर का फार्मूला होता है। कलांतर कितना होता है, तो कलांतर को tan फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे में आधार। चूँकि हम इस त्रिभुज से देखते हैं क्या, लंब ये है और आधार ये है, यानी लंब बटे में आधार यानी VC अपान VR लिखेंगे, VC अपान VR। VC के लिए हम लिखे थे ऊपर, ध्यान से ये चीज़ देखिएगा, VC इक्वल टू लिखे थे I इंटू एक्स सी, तो यहाँ भी हम VC इक्वल टू लिख सकते हैं I इंटू एक्स सी, और ये प्रतिरोध VR इक्वल टू I इंटू R हो गया, I से I कैंसिल हो गया, यानी यहाँ से tan फाई की वैल्यू क्या आई, tan फाई की वैल्यू आ गई XC अपान R, ये चीज़ हो गया, यानी tan फाई इक्वल टू हो गया XC अपान R। कलांतर यही होता है। चूँकि यह इसमें सिर्फ धारिता और प्रतिरोध लगा था, तो इसको हम बोलते हैं क्या, CR सर्किट के नाम से यह जाना जाता है। ये पूरा डेरिवेशन था। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा। अब आगे जो है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से उस चीज़ को समझिएगा। होता क्या है, एक दूसरी सर्किट है, जब परिपथ में प्रेरकत्व L तथा धारिता C श्रेणी क्रम में हूँ, तो डायग्राम पहले बना लीजिए। डायग्राम देखिए होता क्या है, ये हो गया हमारी कॉइल, यानी L हो गया, और C की ये वाली हो गई। हमने इसको प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोतों से जोड़ दिया, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। इसके सिरे जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वो मान लिए हमने VL हुआ, और इसके सिरे पर जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ वो मान लिया हम VC हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, हम फेजर डायग्राम खींचेंगे। फेजर डायग्राम आपको हम बता चुके हैं पहले ही, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, नहीं तो वो अगर नहीं देखें तो समझ में आपको कुछ नहीं आएगा। देखिए ध्यान से, जब कुंडली के लिए हम फेजर डायग्राम खींचे थे, तो कुंडली में जो वोल्टेज होता है वो धारा से, मान लीजिए धारा हम यहाँ पे दिखा दिए इसे, वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, यानी 90 डिग्री आगे होगा, तो इसे यहाँ पे VL हो गया। और जो हम खींचे थे C यानी धारिता के लिए जो हम फेजर डायग्राम खींचे थे, उसमें जो वोल्टेज था वो धारा से 90 डिग्री पश्चगामी था, तो हमने यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब इन दोनों का नेट कहाँ जाएगा, जो बड़ा होगा उसी साइड में जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं F1 और इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं F2, अगर दोनों का अगर हम नेट निकालें तो जो बड़ा होगा, अगर मान लें हम F1 5 न्यूटन का लगा दिए और F2 2 न्यूटन का लगा दिए, तो नेट जो जाएगा F1 माइनस F2 वो इधर की ओर ही आएगा, क्योंकि इस पे ये वाला बल जो होगा वो प्रभावी हो जाएगा, इसको दबा करके आगे निकल जाएगा। तो अगर हम मान लें इसका जो परिणामी है वो इसी के दिशा में जा रहा है, VL माइनस VC ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है। उस टाइम या एक कंडीशन और बनती है, उस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। मान लिया हमने कि जो VL है लगभग बराबर है VC के,
जो VL है वो लगभग बराबर है VC के। उस समय जो प्रतिबाधा होगी ये इससे ये कैंसिल हो जाएगी, यानी प्रतिबाधा इक्वल टू आ जाएगा 0। जब ये दोनों लगभग बराबर होंगे तो प्रतिबाधा इक्वल टू हो जाएगा 0। जब प्रतिबाधा इक्वल टू जब 0 हो जाएगा उस समय जब XL बराबर XC होगा, यानी ये दोनों का प्रतिरोध अगर बराबर होगा तो प्रतिबाधा इक्वल टू 0 हो जाएगा। प्रतिबाधा Z इक्वल टू 0 होगा। और जब प्रतिरोध होगा ही नहीं परिपथ में तो धारा जो होगी वो अनंत हो जाएगी, यानी धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। धारा अनंत हो जाएगी। यानी हम उस समय यह किसकी स्थिति हो जाएगी? वैद्युत अनुनाद की स्थिति हो जाएगी। वैद्युत अनुनाद की स्थिति हो जाएगी। ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम को देखते हुए, क्योंकि वैद्युत अनुनाद कई बार पूछा गया है। वैद्युत अनुनाद कब उत्पन्न होता है? जब XL इक्वल टू XC होता है। और यह सिर्फ किस परिपथ में होता है? तो LC परिपथ में होता है। सिर्फ LC परिपथ में होता है और किसी परिपथ में नहीं होता। ठीक, अगर हम दिखाएं यहाँ पे XL इक्वल टू XC, XL को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा L, और XC को 1/ओमेगा C। ओमेगा का जो फार्मूला होता है आवृत्ति के पद में तो वो होता है 2πf। ओमेगा की जगह पे हम 2πf रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2πfL और यहाँ पे होगा 1/2πfC। ठीक है, यानी जब यहाँ से हम F को इधर करेंगे, F की वैल्यू निकालेंगे, F स्क्वायर होगा इधर जाएगा तो, और ये जो तीनों हैं 2πL ये बटे में आएंगे सब, तो बनेगा क्या? 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4, पाई का पाई में पाई स्क्वायर, और यहाँ पे L और C। ध्यान से समझिएगा। अब अगर हम यहाँ से F की वैल्यू निकालें तो अंडर रूट सबका लग जाएगा 1/4 स्क्वायर LC। F इक्वल टू होगा क्या? 1 का अंडर रूट 1, 4 का 2, पाई स्क्वायर का पाई, और इन दोनों का अंडर रूट से लगा करके LC हो गया। ये फार्मूला निकल के आता है, ये वाला फार्मूला निकल के आता है। इस वाले फार्मूले को जो बोलते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा, यह जो निकल के आया है यह परिपथ की अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। ये जो आवृत्ति होती है, ये F जो होता है वो आवृत्ति होता है, यह परिपथ की अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। और अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला क्या होता है? तो F इक्वल टू 1/2π√LC, ये वाला फार्मूला होता है। इसको ध्यान से आप समझ के जाइएगा। जो तीसरा सर्किट होता है LCR सर्किट, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए। तो अब जो हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी जब परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में हूँ। श्रेणी क्रम में हम दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये कुंडली हो गई, ये धारिता हो गई और ये प्रतिरोध हो गया। इन सबको हमने वैद्युत स्रोत दे दिया, प्रत्यावर्ती वैद्युत स्रोत V इक्वल टू V0
साइन ओमेगा टी। ये हो गया एल सी आर। इसके सिरों के बीच जो वोल्टेज है वो है वी एल, इसके सिरों के बीच जो वोल्टेज है वो है वी सी, और इसके सिरों के बीच जो वोल्टेज है वो है वी आर। ध्यान से समझिएगा, फेजर डायग्राम खींचेंगे हम। फेजर डायग्राम पीछे हम खींचे थे, उसको ध्यान से देखिएगा। अगर प्रतिरोध होता है तो धारा और वोल्टेज जो दोनों समान कला में होते हैं, यानी वी आर भी इधर की ओर, आई भी इधर की ओर हो गया। जब एल परिपथ होता है तो उस समय धारा जो होती है वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होती है, यानी वी एल इधर की ओर हो गया। और अगर सी सर्किट होता है तो इसमें जो धारा होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, यानी वोल्टेज जो होता है वो पीछे होता है 90 डिग्री। वी सी हमने इसे दिखा लिया। हमने माना कि वी एल और वी सी का जो परिणामी है वो मान लीजिए वी एल माइनस वी सी ऊपर की साइड में है। इन दोनों का परिणामी ये हो गया, और इसका वी आर का परिणामी मान लिया हमने बीच से जाएगा, वी बीच से चला गया। देखो ध्यान से हमने किया क्या, वी एल ऊपर की तरफ और वी सी नीचे की तरफ, दोनों का परिणामी हमने निकाल लिया। मान लिया हमने कि वी एल माइनस वी सी ऊपर साइड में इसे कार्य कर रहा है। अब इन दोनों का परिणामी निकल गया, लेकिन बचा हुआ है ये। इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो ये और ये वाला, इन दोनों का जो परिणामी होगा वो इनके बीच से जाएगा। यानी अगर यहाँ से हम इसे वैल्यू ऐसे पुट करें, इसके समांतर ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, वी एल माइनस वी सी, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई वी आर है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई, वी आर। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, हम इस v की वैल्यू निकालेंगे। 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, यानी v स्क्वायर इक्वल टू होगा क्या, ये और ये, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमने किया क्या है, ये v है, यानी पाइथागोरस की थ्योरम लगाए हैं हम, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वही हमने कर दिया। अब ध्यान से समझिएगा होता क्या, सब कुछ वैसे ही करेंगे जैसे शुरू से हम लोग करते चले आ रहे हैं। वी एल का मतलब आई इंटू एक्स एल, वी सी का मतलब आई इंटू एक्स सी, ठीक है, आई इंटू एक्स सी इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा होगा क्या, सब में से हमने आई को कॉमन कर लिया और इसके नीचे में भेज दिया, वी अपन आई इक्वल टू अंडर लगा दिया है, वी स्क्वायर को इधर भेज करके आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का प्लस आर, इतना हो गया आर स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर कर लो, एक्स एल माइनस एक्स सी हो गया। ये वी अपन आई जो होगा इसको हम संयुक्त रूप से प्रतिबाधा बोलते हैं, यानी जेड इक्वल टू हो गया कितना, सॉरी यहाँ पे आई को कॉमन करके हम बाहर निकाल देते तो ये आई नहीं होगा, होगा क्या, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये प्रतिबाधा का फार्मूला निकल के आ गया। आई को हमने यहाँ पे बटे में भेज दिया था, यहाँ पे आई नहीं होगा, ध्यान से इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अब हम कालांतर निकालें, अगर ये प्रतिबाधा का फार्मूला निकल गया, आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिबाधा कैसे निकालेंगे, और सबका ये दिया हुआ रहता है, आप वहाँ से देख करके निकाल सकते हैं। अब हम लोग जो देखेंगे tan फाई यानी कालांतर देखेंगे, LCR परिपथ का कालांतर कितना होगा, tan फाई बराबर होता है लंब बटे में आधार, tan फाई वी एल माइनस वी सी, लंब बटे में आधार कितना हो गया, वी आर, ठीक है। इतना तो हो गया। इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू एक्स एल माइनस आई इंटू एक्स सी, और ये आई इंटू आर। इन दोनों में से आई को कॉमन कर लिया हमने, tan फाई इक्वल टू आई कॉमन हो गया एक्स एल माइनस एक्स सी, और यहाँ से आई इंटू आर, आई से आई कैंसिल,
tan phi इक्वल टू आ गया tan phi इक्वल टू XL माइनस XC अपन R। ये चीज़ आपको आ गई। अगर इसको ओमेगा के पद में लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। होगा क्या, XL इक्वल टू होता है ओमेगा L और XC इक्वल टू होता है 1/ओमेगा C अपन R। ये चीज़ आता है, आप यहाँ से ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। कालांतर ऐसे निकलता है, इस वाले फार्मूले से भी निकल जाएगा और इस वाले फार्मूले से भी निकल जाएगा। अगर देखिए ये वाला प्रतिबाधा कैसे निकालें हम, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे प्रतिबाधा का फार्मूला एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। प्रतिबाधा का फार्मूला था, ध्यान से देखिएगा, LCR परिपथ के लिए Z बराबर था, Z बराबर R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अगर मान लें हम RL परिपथ है, RL परिपथ है तो C होएगा ही नहीं, तो C बराबर 0 हम रख सकते हैं, क्योंकि RL परिपथ यानी कुंडली है और प्रतिरोध धारिता नहीं है, तो धारिता बराबर 0 यानी XC बराबर 0 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो प्रतिबाधा का फार्मूला क्या आएगा, R² प्लस XL का स्क्वायर। ये C बराबर 0 हमने रख दिया, C बराबर 0 ख़त्म, ये XL का स्क्वायर। यानी LR परिपथ में प्रतिबाधा का फार्मूला ये था। इसी फार्मूले को याद कर लीजिएगा, सबका निकल जाएगा। अगर मान लें हम RC परिपथ है, RC परिपथ है तो L इक्वल टू 0, तो Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, √R²। इसके XL इक्वल टू 0 हमने कर लिया, 0 कर लिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, यानी प्लस XC का स्क्वायर। ये निकल के चला आया। यानी आप एक ये वाला फार्मूला याद कर लीजिए और बाकी सब ऐसे ही निकल जाएगा, बस यहाँ पे आप इधर उधर कर देंगे, सब निकल के चला आएगा। ठीक है, कोई अगर दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जरूर देख लीजिएगा वो वाला वीडियो, और क्योंकि उससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे वाटहीन धारा और ट्रांसफार्मर, सीखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू दोस्तों।